हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे साथियों, आप लोग का बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम बोर्ड पेपर यानी जो प्रीवियस ईयर में पेपर कराया गया है 2020 देख रहे होंगे। 931 ये कोड है। 2020 विज्ञान 824 ENP का ये पेपर का प्रश्न है। तो इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं और उन्हीं को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं 2 से 3 नंबर आपका मिलने का संभावना बढ़ जाता है। प्यारे साथियों, देखिए, जो भी इधर हम विज्ञान या जीव विज्ञान की स्पेशल क्लास कराए हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही प्रश्न उठा करके हम सॉल्व किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही कम रखे हैं क्योंकि कुछ और भी प्रश्नों को देखना था, इसके वजह से। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा? 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये उत्तल है। या फिर 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो देखिए, जो कांच का अपवर्तनांक होता है वह बैंगनी रंग के लिए होता है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3600 किलो जूल होते हैं। सॉरी, यहाँ और भी विकल्प हैं। 36 गुणे 10 पे पावर 3, या 3.6 गुणे 10 पे पावर 5, या 3.6 गुणे 10 पे पावर 6। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 3600 किलो जूल। अगला प्रश्न, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई क्षेत्र नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब नीचे से हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न को। प्रश्न दिया है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? उत्तल दर्पण के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। अब देखिए, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए समझते हैं सरल भाषाओं में। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटे या छोटा ही बनते हैं। तो जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? आभासी, सीधा और छोटे। वस्तु जब अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है और छोटा होता है, या अगर वस्तु बहुत छोटी है तो एक बिंदु के समान भी हो सकता है। वस्तु जब अनंत और पोल P के बीच में हो तो प्रतिबिंब फोकस F और पोल P के बीच में बनता है, जो कि आभासी होता है। ये तो हो गया प्रतिबिंब कैसे बनता था। अब देखते हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। वाहनों में पीछे की तरफ देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, यानी जो हमारे
वाहन यानी बाइक या फोर व्हीलर में लगा रहता है दर्पण, पीछे की वस्तु को खींच करके क्या करता है, आगे दिखाता है, तो वह उत्तल दर्पण ही होता है। सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल के कैमरे में भी उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण ही होता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? ध्यान से समझेंगे इसको। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। यह एक आंखों की समस्या है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु साफ नहीं दिखती। यानी जब दूरदृष्टि जिस व्यक्ति को होता है तो उनको पास की वस्तु नहीं दिखती, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखती है। ये इसकी विशेषता है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के 4 उपयोग ये हैं। तत्वों के अध्ययन में मदद मिलती है, तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में मदद मिलती है, नए तत्वों की खोज में मदद मिलती है, अनुसंधान कार्य में मदद मिलती है। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग इन स्थानों पे किया जाता है। अगला प्रश्न, सजाती श्रेणी किसे कहते हैं? सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों का समूह समान होता है, इसलिए उनके रासायनिक गुणधर्मों में अंतर नहीं होता है। इन सभी को एक समान सूत्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये सजाती श्रेणी की विशेषता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया है, कई बार देखा गया कि मतलब बोर्ड एग्जाम में लगातार भी पूछा गया है। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार होता है? पृथ्वी पर कभी जीवित रहे जीवों के अवशेषों या उनके द्वारा छोड़ी गई छापों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन लैटिन पैलियोन्टोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मों से कार्बनिक विकास का पता चलता है। जीवाश्मों का काल निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से किया जाता है। यानी जीवाश्म के बारे में ये पता लगाया जाता है कि ये जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, ये कैसे कैसे विकास की, ये सब कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता चलता है। जीवाश्मों से पता चलता है कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। जीवाश्मों से पता चलता है कि उस समय का वातावरण कैसा था। अर्थात ये जीवाश्मों से ही पता लगाया जाता है कि उनके समय का वातावरण कैसा रहा या उनका जीवन काल कैसा रहा। अगला प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में, लगातार परीक्षाओं में देखने को ये भी प्रश्न मिलते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है? देखिए प्यारे साथियों, बेशक हम पेन और कॉपी पे आप लोग का पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन पेपर के जो कंटेंट होते हैं और जो प्रश्न लेकर के आते हैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और विशेष रूप से होते हैं। अगर हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व है कि क्लास को पूरा देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी आनुवांशिक जानकारी रखता है। अर्थात डीएनए से हमारे आनुवांशिकता के बारे में पता चलता है। डीएनए हर जीवित जीव में मौजूद होता है। डीएनए हर जीवित जीव की विरासत, विकास और वृद्धि को निर्धारित करता है। डीएनए डबल हेलिक्स की आकृति में होता है।
डीएनए आनुवांशिक कोड होता है जो हर व्यक्ति को अलग बनाता है, अर्थात डीएनए से ही लोगों की विभिन्नता देखने को मिलती है। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक मांसपेशियों पर हमारा नियंत्रण होता है, जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां अपने आप काम करती हैं। ऐच्छिक मतलब इच्छाओं के अनुसार और अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से ना होता हो। ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल की मांसपेशियां भी कहा जाता है। वहीं अनैच्छिक मांसपेशियों में चिकनी मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां शामिल हैं। अब देखते हैं इनके बीच में अंतर क्या है। ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के बीच अंतर। ऐच्छिक मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हैं, जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां आंतरिक अंगों की दीवारों पर होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां सचेत रूप से नियंत्रित होती हैं, जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां सचेत प्रयास के बिना काम करती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियों में चलना, बात करना जैसे गतियां होती हैं, जिनको हम चाहते हैं वो करते हैं, तो वो ऐच्छिक हो गए। जबकि अनैच्छिक मांसपेशियों में पाचन, दिल का धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन जैसी गतियां होती हैं, अर्थात जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। वह